नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल ही जवाब है के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, इस अध्याय में हम इन 6 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसे यूज़ करके आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। बेसिकली यहाँ पुल का मतलब दो वाक्यों को एक दूसरे से रिलेट करना है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ एग्जांपल है एक डिस्ट्रीब्यूटर का जिसका नाम है राज। राज अपने संभावित ग्राहक अजय के साथ तालमेल बनाना चाहता है जो कि एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। इस एग्जांपल में राज पुल बनाने की तकनीक का प्रयोग नहीं करता। राज: आप इस बिजनेस में कैसे आए? अजय: मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में राज के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। राज: आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अजय: यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे से जवाब ने राज को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि राज ने अजय से ढेर सारे सवाल पूछे जिससे राज को वापस में छोटे से ही जवाब मिलते थे। इसीलिए राज का एक ही सवाल पर बातचीत जारी रखना पॉसिबल नहीं था, जिससे ये पूरा कन्वर्सेशन एक इंटरव्यू की तरह प्रतीत हो रहा था। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं जहां राज पुल बनाने की तकनीक का प्रयोग करता है। राज: आप इस बिजनेस में कैसे आए? अजय: मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। राज: यानी? अजय: यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। राज: इसका मतलब है? अजय: इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। राज: उदाहरण के तौर पर? अजय: उदाहरण के तौर पर कल ही की बात ले लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में कई गंभीर समस्याएं थी और फिर इस तरह उन दोनों के बीच एक सफल बातचीत शुरू हो जाती है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि राज ने ज़्यादा सवाल का प्रयोग नहीं किया, जिससे यह पूरा कन्वर्सेशन इंटरव्यू की तरह प्रतीत नहीं हो रहा था और इसीलिए अजय भी राज से बात करने में रुचि ले रहा था। यहाँ राज बातचीत के दौरान कुछ टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग कर रहा था, जैसे यानी, इसका मतलब है, उदाहरण के तौर पर, जो कि एक पुल बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप पुल बनाने की तकनीक को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये 4 काम करें। पहला, पुल बनाते वक्त आगे की ओर झुकें और हथेली खोलकर आगे करें। इससे आपके संभावित ग्राहक को यह लगेगा कि अब बातें करने की बारी उनकी है। दूसरा है, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा सा खींचें। इससे आपका शब्द लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाएगा। तीसरा है, अपने संभावित ग्राहक से सवाल पूछने के बाद पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। इससे आपके और आपके संभावित ग्राहक के बीच एक अनंत सी खामोशी छा जाएगी, लेकिन इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपने अपने संभावित ग्राहक को बोलने की जिम्मेदारी दे दी है, इसीलिए अब आप उसे बोलने दें। चौथा है, पीछे की ओर टिके हुए अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें। इससे आपके संभावित ग्राहक को यह मालूम हो जाएगा कि उसे बातचीत शुरू करनी है। दूसरा तरीका है सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है कि मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे इंटरनल फीलिंग्स यानी अंदरूनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जैसे अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल महसूस करते हैं और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगे तो आप सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे।
सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मुझसे सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। इसके साथ अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा फायदा यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। इसके साथ ही अगर आप अपने संभावित ग्राहक को सुनते वक्त अपने ठुड्डी को धीरे धीरे थपथपाते हैं तो इससे आपके संभावित ग्राहक को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा तरीका है न्यूनतम प्रोत्साहक। जब आपका संभावित ग्राहक बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए मोटिवेट करें। कुछ न्यूनतम प्रोत्साहक यह रहें। अगर आप न्यूनतम प्रोत्साहकों का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको अधिक जानकारी देने लगता है। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। चौथा तरीका है आंखों पर काबू कैसे करें। एक सर्वे से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में अगर कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है तो वह इस प्रकार से करता है। 87% आँखों के माध्यम से, 9% कानों के माध्यम से और बाकी 4% अन्य इंद्रियों यानी अदर सेंस ऑर्गन के माध्यम से प्राप्त करता है, जैसे नाक, मुंह, स्किन। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने संभावित ग्राहक को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं लेकिन आपका संभावित ग्राहक आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन के बजाय आपकी ओर देख रहा हो तो इस कंडीशन में आपके द्वारा दिया जा रहा संदेश का केवल 9% ही उसे प्राप्त होगा। इससे आपके संभावित ग्राहक को आपकी बातें समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। सो इससे बचने के लिए आप उनके आंखों को कंट्रोल करना सीखें। आंखों को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है पेन का यूज़ करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका संभावित ग्राहक आपकी प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान दे तो आप पेन से अपने प्रेजेंटेशन की ओर इशारा करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका संभावित ग्राहक आपकी ओर देखे तो पेन को उसकी तथा अपनी आंखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें। फिर पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखें और पेन से इशारा वहीं करें जहां आप देख रहे हों। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वह सिर उठाकर आपकी आंखों में देखेगा और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। पांचवा तरीका है प्रतिरूपण। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्दविहीन व्यवहार से आप यह कहते हैं, मैं भी आपके जैसा हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भ अवस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी माँ की लय से तालमेल बना लेती है। इसीलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। यहाँ एक चित्र है जहाँ दो लोग प्रतिरूपण का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने ग्लास एक ही तरफ से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों, उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपनी वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। सामने वाली व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज़ के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्द ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में कुछ ऐसा है जो उसे पसंद आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। लेकिन नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दबाजी ना करें।
प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। अब क्या आपको पता है कि हर कोई एक ही ढंग से प्रतिरूपण नहीं करता। जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण में असमानताएं होती है, क्योंकि भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती है, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को दिखाता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हो। यहाँ 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती है और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों के द्वारा व्यक्त करती है। ठीक यही एक पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की एक्सप्रेशन को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूँ, पर सोच से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रकट करता है तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। वहीं इधर पुरुष अपने भावनाओं को लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं। यहाँ 10 सेकंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं, उससे उन्हें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका यह अर्थ है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उनका इजहार करने से झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेते हैं, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफ़ी कठिन मानती है, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने चेहरे की भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित ना करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरफिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती है, उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। अब आखिरी और छठा तरीका है गति निर्धारित करना। आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक जैसे हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखते होंगे कि वक्ता अपने हाथ से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से बात ना करें। आप उसके समान या उससे कम गति से बात करें और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें, क्योंकि एक सर्वे से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज़्यादा तेज़ी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही आपका एकमात्र अस्त्र होता है। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है।